सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, इंतखाबी जलसों से इंतखाबी नताइज तक का सफ़र तमाम हुआ। कोई जीत गया तो कोई हार गया। हुकूमत साजी का मरहला इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन ताहाल चंद मामलात ज़ेर बहस और हल तलब हैं, जिसमें से एक अहम मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, एक मुअम्मा बन चुका है। आधे घंटे के फैसले को 6 रोज़ होने को आए, मगर ना आया तो फैसला ना आया। रूल्स के मुताबिक पहला इजलास हाउस मुकम्मल होने पर बुलाया जाता है, मगर सिंध और पंजाब में मखसूस नशिस्तों का फैसला होने से पहले ही वजीर आला का इंतखाब भी हो गया। अब देखना ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से होने वाला फैसला किस तरह इन इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है, आया कि होगा भी या फिर नहीं। ये सवाल और बहुत से सवालात, मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सिप्तैन खान साहब, आप गायब कहाँ पे थे? कहीं आप भी किसी चिल्ले पर तो नहीं गए हुए थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चिल्ले पे नहीं गया हुआ था। मैं यहीं था, पाकिस्तान में ही था और बिल्कुल अपने घर पे मौजूद था। और जो मेरा स्टैंड था वो फिर आप लोगों ने पूछा ही नहीं, तो इसलिए मैंने तो फिर टीवी पे आया नहीं। तो जब आप लोगों ने याद किया तो मैं आ गया अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। अच्छा, ये बात भी आपने मीडिया पे फेंक दी स्मार्टली कि हमने नहीं बुलाया और आप नहीं आए। नहीं, स्मार्टली नहीं फेंकी। देखें, जो रियलिटी है तो वो तो बतानी चाहिए ना। अच्छा, रियलिटी तो बतानी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। सर ये बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब और जो सिंध असम्बली का इजलास हुआ है ये गैर आइनी तौर पे हुआ है, गैर कानूनी तौर पर हुआ है। तो आप स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, स्पीकर का इंतखाब आपकी मौजूदगी में हुआ, तो बैरिस्टर गौहर साहब इशारा आपकी तरफ भी कर रहे हैं। देखें, इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा असूल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मैंने अपने सामने रखी हुई है और अगर आप कहेंगी तो मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। प्रेसिडेंट साहब ने बुलाना है नेशनल असेंबली का इजलास, ठीक है, और गवर्नर्स ने बुलाना है प्रोविंस के इजलास, जो चारों गवर्नर हैं। अब देखें, मैं आई वॉज वर्किंग एज स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, ठीक है। तो अब इजलास बुलाना या ना कंडक्ट करना मेरे बस में नहीं था, ठीक है। मैं ये बाउंड था कि अगर गवर्नर साहब पंजाब का इजलास बुला रहे हैं और उसमें वो कहते हैं कि ओथ को लिया जाए, ओथ अपने मेंबर्स से लिया जाए, तो मैंने तो कानून के मुताबिक ओथ उनसे लिया, किसी को वॉकआउट नहीं करने दिया, उनको प्यार से समझाया कि हम इस आइन के ताबे हैं। और जहाँ तक आपका इशू है इनका रिज़र्व सीट्स वाला, उसमें मेरे सामने 2 इश्यूज आए थे, एक रिज़र्व सीट्स वाला और एक मियाँ असलम इकबाल का, कि आप मियाँ इस असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स दें। इसमें मैंने उनको कहा कि जहाँ तक मियाँ असलम इकबाल का ताल्लुक़ है तो वो उन्होंने अभी ओथ नहीं लिया, गो कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से बेल्स भी करा ली। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड मैंने हमारे जो आमिर डोगर साहब हैं MNA PTI के, उनको और मलिक अहमद खान जो हमारे अब स्पीकर हैं, इनको मैंने अपने दफ्तर में बुलवा के इनकी अंडरस्टैंडिंग करा के, और उन्होंने कमिटमेंट एक दूसरे से ली कि हम मियाँ असलम इकबाल को ले आएंगे और उनका ओथ भी लेंगे। एंड देन आमिर डोगर साहब वॉज सेटिस्फाइड। दूसरी बात, लेकिन आए तो नहीं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली सीट्स का, जी, लेकिन आए तो नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि नेक्स्ट सेशन में आएंगे वो, ठीक है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। और लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जो उन पे मियाँ असलम इकबाल पे जो केसेस हैं वो मैं कंसर्न्ड अथॉरिटी, मैंने नहीं पूछा कि वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, उन्होंने कहा कि मैं कंसर्न्ड अथॉरिटी से बात करके, और बिल्कुल मैं आपके ये ऑन एयर कह रहा हूं कि नहीं, मेरा ख्याल है मैंने पूछा तो था। अब मैं ऐसे सारी बातें मतलब ऑन एयर क्या करूं। उन्होंने कहा कि फलां फलां को मैंने पूछा था, हम किस बात पे यकीन करें। नहीं, मतलब मुझे आई कुड स्मेल फ्रॉम देयर टॉक ना, राय मैंने नहीं बदली। अच्छा। मतलब जो उनकी बातें हो रही थी तो वो मेरे सामने ही हो रही थी। अच्छा। जहाँ जहाँ मियाँ असलम इकबाल के केसेस थे, चाहे वो चले मैं बता देता हूँ, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, चाहे वो FIA थी, जहाँ भी उन्होंने कहा मलिक अहमद खान ने जिम्मेदारी उठाई,
कि ये मैं उनसे बात करके उनसे क्लियरेंस लेके, और आमिर डोगर साहब वो सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपकी और हमारी कमिटमेंट हो गई कि अगले सेशन में मियां असलम इकबाल को बुलाया जाएगा। और आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप भी रह चुके हैं और बहुत अहम है पीटीआई में। तो व्हेन दे वर सेटिस्फाइड, तो मेरे पास टोटल टाइम था 12-14 घंटे का। एक सवाल अब आ जाए जी रिजर्व सीट्स पे, जो रिजर्व सीट्स से आगे जाके बात करते हैं। एक जो आप पे तनकीद की जा रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं पंजाब और सिंध असम्बली का इजलास गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर हुआ। आप पर ये तनकीद की जा रही है कि आपकी मौजूदगी में स्पीकर का इंतखाब हुआ, तो आपके पास आइन के मुताबिक क्या ऑप्शंस थी कि आपने वो करवाना था या आप भी उसका बॉयकॉट कर सकते थे? ये जरा आम अल्फाज में देखने वाले नाजरीन को समझा दें। अच्छा, अगर लेट सपोज मेरे पास जो ऑप्शन थी आर्टिकल 106 में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, आर्टिकल 108 में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। इधर देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुझे कंपेयर ना करें। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो नाज़रीन को समझा दें। सबने आइन की किताब नहीं पढ़ी हुई ना नाज़रीन ने। उसमें लिखा हुआ है 108 में कि जब पहला गवर्नर सेशन कॉल करेंगे, ये मैं 108 की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो उसमें आपने ओथ और इलेक्शन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सिंपली देखें, आई वॉज आउट गोइंग स्पीकर, नए स्पीकर जो थे वो आने वाले थे, तो मैं वहां चिपक के बैठा रहता। अच्छा, हमारे कुछ लोगों की, दोस्तों की ये साथियों की राय थी कि सिप्तैन खान आप मंडे तक इसको डिले कर दें। अच्छा, येस्टरडे इट वाज मंडे, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आज ट्यूसडे भी गुजर गया, आज भी ना आया। अब उन्होंने वेडनेसडे के लिए रखा हुआ है। और फिर अगली बात डॉक्टर साहिबा, आप ये भी नाजरीन को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो रिजर्व सुन्नी इत्तेहाद की सीटें हैं, देवर 27 इन नंबर। ठीक है, जो कि 24 थी वो विमेन की थी, 3 जो थी वो माइनॉरिटीज के हमारे जो बहन भाई हैं, तो वो मतलब 27 थी। तो 27 सीट्स तो अब भी उनकी रिजर्व्ड पड़ी हुई हैं, वो किसी को मिली तो नहीं। अब अभी मुझे पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कल मैं सुनूंगा और कल मैं डिसाइड करूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब और ये सारे जितने भी दोस्त हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। ये इधर जोर लगाने के बजाय अगर ये कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स में चले जाते और ये कहते कि जैसे ही गवर्नर ने सेशन कॉल किया था, तो ये उस गवर्नर साहब के फैसले के खिलाफ कि जी जब तक रिजर्व सीट्स नहीं आती, बिकॉज कानून में ये है। ये मैं आपको, अच्छा 108 मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको 106 भी क्लैरिफाई कर दूं ताकि फिर हम आगे चलें। जी जी, इम्बिगुटी ना हो। 106 में लिखा हुआ है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट्स जीत के आते हैं, तो जब इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करता है, स्पेशली अब हम इसको स्ट्रेस करेंगे इंडिपेंडेंट्स के ऊपर, क्योंकि इस वक्त बात इंडिपेंडेंट्स की हो रही है। तो जब 3 दिन गुजर जाते हैं नोटिफिकेशन जो कि इलेक्शन कमीशन करता है रिटर्न कैंडिडेट्स का, तो 3 दिन और 72 घंटा एक ही बात हुई, उसमें उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो हमारे जो इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय पीटीआई, सबको पता है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, दे जॉइंड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो बात पूरी कर दी कि वो 3 दिन में शामिल हो गए, और जो रिजर्व सीट्स थी वो उस तरीके से उनका हक जो था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बन गया। बट आपको जैसे पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये एक इंडिपेंडेंट। चलिए आगे चलते हैं सिप्तैन साहब, आपने ठीक है, आपने काफी क्लियरली समझा दिया, लेकिन अभी भी 1-2 सवाल हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला और फिर ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, मुझे बताएं कि आप लोगों की पार्टी की जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि जी आप लोगों को अंदाज़ा था, आप लोगों को पता था कि आप लोगों का निशान छिनने वाला है। फिर ये सूरत हाल हुई और आपने आज़ाद उम्मीदवारों ने जारी बात है शमूलियत इख्तियार करनी थी इसी पार्टी में, और आप लोगों को पता था कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में या तो जाएंगे या फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जाएंगे। जब ये सूरत हाल बननी थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी तो ये गलती हुई ना कि पहले से फरिश्ते नाम वगैरह नहीं दिए गए, जमा नहीं करवाई गई, तो वो पहले से अगर नाम दे दिए जाते तो इस सूरत हाल में इतना ये मसले का सामना आपको ना करना पड़ता।
ये chaos भी ना होता, एम्बिगुइटी भी। अच्छा, हाँ, मैं तो क्यों उसमें नहीं ये दिए गए ना कहता नाम? हूं कि मेरे उनको भी जो यकीन मुझे नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार उनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, या फिर ये बात गलत है कि आप लोगों को पहले से नहीं पता था या पता था? आप लोग कह रहे हैं ना कि हमें तो पता था हमारा निशान छिनने वाले, आजाद हैसियत से आप लोगों ने लड़ना था और आइन में बड़ा क्लियर है कि आपने किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी थी, तो फिर ये इतना मौमा क्यों बन गया? पहले ये मौमा इसलिए बना कि जब इनका पहले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ एग्रीमेंट, मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारे जो हैं अरकान वो आपके, जहाँ तक इंडिपेंडेंट जीतने का ताल्लुक था डॉक्टर फिज़ा, इसमें तो शक नहीं होना चाहिए कि लोगों ने इस इलेक्शन में अपनी भड़ास निकाली। लोगों ने इमरान खान को देखा, कैंडिडेट्स को ना देखा, बानी पीटीआई को देखा, कैंडिडेट्स को ना देखा, और उन्होंने जिस जोश और जज्बे के साथ वोट डाले इंडिपेंडेंट्स ने, तो एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट का वोट नहीं था, वो था तो पीटीआई का वोट ना। हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जहाँ से ये फैसले हो रहे थे, पहले मजलिस वहदत में गए, उसके बाद जब अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन से पहले अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देती है, आपको भी पता है इस बात का। अब ये कल जो फैसला होना है, कल समाअत होनी है इलेक्शन कमीशन की, मैंने उधर मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, वो तो मुझे भी पता है, सबको पता है कि देने होते हैं, नाम क्यों नहीं दिए? डॉक्टर साहिबा मेरा ख्याल है कि ये लास्ट मोमेंट पे सुन्नी इत्तेहाद का फैसला हुआ, क्योंकि पहले वो जो डार साहब वाली पार्टी थी, याद करें इलेक्शन से पहले कहा गया कि आप उनका, मेरा ख्याल है बल्लेबाज निशान था पीटीआई के, वो जो एक डार थे, डार साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मेरी इजाजत के बगैर ये इन्होंने टिकट्स क्यों इशू किए हैं। वहां से फिर हम निकल के आगे हम भी निकलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? चले, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा जी, डॉक्टर साहब कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं जी? बानी नहीं, मेरी आधे मिनट की बात सुन ले। बानी पीटीआई जो थे, ही इज बिहाइंड द बार्स, ये पूरी कौम को पता है, आपको भी और मुझे भी पता है। अब कई दफा ऐसे होता है कि जो वकला होते हैं उनको बानी पीटीआई को मिलने भी नहीं दिया जाता, और जो एक क्विक डिसीजन होते हैं, तो सुना कि भाग के जाके मिलते हैं। एक मिनट ठहरे, आपने तो मेरी बात सुने, एक मिनट सत्यान साहब, हमारे ज़राए हम तक खबरें ये पहुंचाते हैं, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे थे कि जी आपके जो वकला हैं, और ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लियर भी है, सबको पता है ये बात, को इतनी मतलब इतनी कोई राज की बात नहीं है कि वकला और जो आपके जो सियासी लोग हैं वो आमने सामने हैं। और जिस तरह असद कैसर साहब और ये बैरिस्टर गौहर, ये लास्ट में एक मामला हुआ था, आपको भी पता होगा, उसमें दोनों एक पेज पर नहीं थे। तो जो सियासी लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो ऐसी एक राय रखते हैं, कुछ सियासी लोग पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनकी राय है कि वकला ने इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है। आप उनकी राय से अग्री करते हैं? क्योंकि आप भी वकील तो नहीं हैं, जो नए नए वकला आए हुए हैं, और बहुत से लोगों की राय है कि वकला का फोकस जो कि केसेस पर होना चाहिए, जिसमें बहुत बुरी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है, और वकला का फोकस बेसिकली सियासत की तरफ हो गया है। वो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, वो सियासत में जाना चाहते हैं, तो अपने काम से उनका फोकस हट गया है। तो आपके जो सियासी लोग हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, वो और जो वकला हैं जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया है, वो बहुत ज्यादा आमने सामने, जिससे आपकी पार्टी मजीद तितर बितर होती दिखाई देती है, आधी से ज्यादा तो हो चुकी है। आप अग्री कर रहे हैं इस बात से? जी नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एक दो दफा ट्राई किया चेयरमैन को मिलने के लिए। अच्छा। तो मुझे ये कहा गया कि सिर्फ वकला और फैमिली ये लोग मिल सकते हैं, बाकी कोई नहीं मिल सकता। तो सर यही पॉइंट तो आपके बड़े, आपके पार्टी के सीनियर्स कह रहे हैं ना सत्यान साहब, यही मेरा पॉइंट है जिसकी आपकी तस्दीक कर दी कि वकला ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। वकला तो सियासी लोगों को मिलने नहीं दे रहे आपके बानी पीटीआई से। देखें, यही तो बात आपके बाकी लोग कह रहे हैं, यही मेरा सवाल था ना। तो एक्सेस उनकी क्या यहाँ तक आगे की टिकट भी ले लिए, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ लिए सियासी लोगों की बजाय, और आगे भी सारी सियासत वो कर रहे हैं, मतलब एक्सेस उनकी यहाँ तक होगी कि पार्लियामेंट में भी वकला बैठना चाह रहे हैं जिनने टिकट लिया। नहीं, पार्लियामेंट में वकला के बैठने पे कोई बाहर तो नहीं है ना। जिनको टिकट्स इशू हुए और वो जीत भी गए तो उनको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूं कि आपकी पार्टी के पॉलिटिकल लोग जिन्होंने आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका ये गिला बजा है कि वकला ने उनको रिप्लेस करने की पूरी कोशिश की। वकला, देखें, वकला में भी तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जैसे वो बड़ी कल के परसों बड़ी मशहूर सुलह हुई है मरवत साहब और उनकी अपने बैरिस्टर गौहर की, उनमें वकला में भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। असल में
असद कैसर साहब का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला इस वक्त बर्निंग इशू है, अब ये बर्निंग इशू इसी वजह से आया कि अगर हम माइंड सेट के साथ जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको, ये बर्निंग इशू जो आप बता रहे हैं सिप्तेन साहब, सीटें मिलेंगी या नहीं, हाँ या ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? मेरा देखें दो बातें हैं ना, एक है कि असूल क्या कहता है तो और ख्वाहिश क्या है कि मैं जैसे कह चुका हूं कि डेमोक्रेसी को चलना चाहिए, इसमें पहले ही यानी आप आज तक फॉर्म 45 और 47 ही सेटल नहीं हुआ कि जीता कौन और हारा कौन। यानी आप पूरी उम्मीद नहीं लग रही, मुझे ये लग रहा है कि आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, मैं कह रहा हूं मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं लेकिन तो जवाब मिलेगी दे नहीं। जो रहा हूं डॉक्टर साहब, आप सुने भी तो सही ना। ठीक है, मिलनी चाहिए, वो तो आपकी ख्वाहिश है और जारी बात आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या मिलेंगी या नहीं, ये मैं ये जानना चाह रही हूं। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश इसलिए नहीं है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है, मेरी ख्वाहिश तो कुछ नहीं होना। मेरी ख्वाहिश तो होती तो फिर चेयरमैन चेयरमैन दिए गए वक्त गुजर गया, मतलब एक आईन ने तरीका भी तो बताया हुआ है ना। चले ठीक है, आगे चलते हैं, चले आगे चलते हैं। तो ये बैरिस्टर अच्छा आगे चलते जी अच्छा हम आगे चलते हैं। ये जो विफाक में ये जो सदर साहब ने इजलास बुलाने की जो समरी है वो जो मुस्तरद की है, या अपना एक सदारती इख्तियार इस्तेमाल किया है कि उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, अब स्पीकर जो हैं वो इजलास बुला रहे हैं और ये इजलास बुला लिया जाएगा कल। तो मुझे ये बताएं कि ये सदर साहब ने ये जो इजलास नहीं बुलाया, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, इस पर सदर साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है और ये जो इजलास है अब ये कल बुला लिया जाएगा, तो इसमें सदर साहब ने अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया, नाजायज़ इस्तेमाल किया, या ये उनको पूरा इख्तियार था, या उन्होंने कोई अपनी मुश्किलात में इजाफा भी कर लिया? क्योंकि खुलकर बड़े जो सियासी लीडरान इस बात पे तनकीद कर रहे हैं, मैं बिलावल साहब को भी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सदर साहब को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। देखें, जहाँ तक मुकदमात का सामना है तो वो तो हर कोई कर भी रहा है और जिस पे बाद में भी बनेंगे उन्होंने भी करना है, बट प्रेसिडेंट साहब का यही मौका। अब आप देखें ना, मेरी बात को आप समझे, आपने कहा आइंदा भी जो भी बनेगा सदर उसको भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, आपने एडवांस में खबर दे दी सर। नहीं, उनका मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जो इस जमात में थे, जो इंडिपेंडेंट जीत पाए, मुकदमे भी बनते रहेंगे, लोग बर्दाश्त भी करते रहेंगे और अदालतों से उम्मीद की तवक्को भी करते रहेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। अब आप डॉक्टर फिज़ा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पे बाउंड कर सकते थे कि आप 24 आवर्स में मेहरबानी करें और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली रिजर्व सीट्स का फैसला करें, तो फैसला हो जाता। इसका मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनको नहीं कह सकते, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट इदारा है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट गवर्नर्स और प्रोविंशियल स्पीकर्स, जहां प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बेबस नजर आ रहे हैं। अगर अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो मैंने समरी के बारे में सुना है, एक तो कल सेशन उन्होंने कॉल नहीं किया, वो थर्सडे को करेंगे 29 फेब को। अभी सदर साहब ने तो इजलास के हवाले से, इजलास बुलाने के हवाले से जो इकदाम उठा लिया, अब स्पीकर ये इजलास बुलाएंगे। क्या ये जो इफ्तिताही इजलास होगा, इसमें जो आपके पीटीआई के लोग हैं, आज़ाद हैसियत से जो लड़े और जीत, ये जो पीटीआई के लोग हैं, क्या ये इफ्तिताही इजलास में हलफ लेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पंजाब में उन्होंने हलफ लिया, पंजाब में, लेकिन सिंध में उनके हमारे जो सुन्नी जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, विफाक में ये जो स्पीकर साहब इजलास बुला रहे हैं, जो कि सदर साहब ने बुलाना था और आईनी इख्तियार है कि वो नहीं बुला रहे तो स्पीकर साहब बुला रहे हैं, इसमें जो पीटीआई के लोग हैं, क्या ये इफ्तिताही इजलास में हलफ लेंगे, हाँ या ना? ये जो हमारी पीटीआई के पार्लियामेंट्री लीडर होंगे नेशनल असेंबली में, वो चेयरमैन बानी पीटीआई के साथ मशवरा करके ही डिसाइड करेंगे ना जी। सेशन है परसों 29 को, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, तो कल तो 28 है, अभी वी हैव इनफ टाइम। और प्रेसिडेंट साहब ने वजह एक ही लिखी है कि इलेक्शन कमीशन ने चूँकि अभी तक ये डिसीजन नहीं किया, हाउस इनकम्प्लीट है, तो मतलब प्रेसिडेंट साहब भी इलेक्शन कमीशन को नहीं कह सकते कि आप ये मेहरबानी करके ये फैसला करें। वही बात है कि आज़ाद हैं वो, चाहे सर इजलास कल रात को भी शुरू हो सकता है, बुलाया हुआ इलेक्शन कमीशन, ये कल रात को भी हो सकता है इजलास जी।
नहीं, 29th तक उन्होंने करना है ना जी। तो कल भी हो सकता है ना, द डी डेट 29th वुड बी, ठीक है। हाँ जी, वो तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, बट 29 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि उसके 3 वीक्स में यू हैव टू डू। साहब जरा ये बता दें कि ये लोग हलफ उठाएंगे, पीटीआई वाले नहीं उठाएंगे? ये बानी आप कह रहे हैं, बानी पीटीआई से पूछा जाएगा कि हलफ उठाना है या फिर नहीं उठाना? जी, बानी पीटीआई से पूछा जाएगा, जैसे बानी पीटीआई कहेंगे तो इन्होंने तो दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, चले देखते हैं कि हलफ उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं उस इजलास का जो कि सदर ने नहीं बुलाया, स्पीकर बुला रहे हैं। ठीक है जी, सिफ्तैन खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सरप्राइज डे के हवाले से, और भारत को हमारी चाय क्यों पसंद है, क्यों कहा जाता है टीज फैंटास्टिक, क्योंकि वाकई टीज फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 27 फरवरी एक तारीख साज दिन, एक ऐसा दिन जो हमें बतौर कौम तादे रहेगा। यकीनन पाकिस्तान की दिफाई तारीख में इस दिन को सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल मुकम्मल हो गए और इस दिन भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 2 भारतीय त्यारे मार गिराए गए और दुश्मन के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया गया, जिसे याद के तारीखी चाय भी पिलाई गई थी। 27 फरवरी 2019 तारीख का वो दिन कह लें जब पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को ये बता दिया कि वो इस मादरे वतन की दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। मोदी सरकार के 14 फरवरी के पुलवामा खुदकुश हमले के ड्रामे से कशीदगी का आगाज हुआ था, जिसमें 40 भारतीय फौजी हलाक हुए थे और भारत ने ड्रामाई पसे मंजर बनाकर 26 फरवरी को जाली सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भरपूर जवाब देकर दुश्मन को खूब सबक सिखाया और बताया कि चाहे वो कोई भी हो, मैली आंख से अगर इस तरफ देखेगा तो हम वो आंख निकालने का हुनर अच्छी तरह से जानते हैं। इसी दिन के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जिंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज सर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला साहब, 5 साल गुजर गए हैं इस तारीख साज दिन को, और पाकिस्तान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को, बड़ा अहम था ये जवाब देना पाकिस्तान की जानिब से। तो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये कितना ज़रूरी सबक था जो हमने भारत को सिखाया और भारत ने सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो ज़ाहिर है कौम को। हम तो पता नहीं याद हमने रखा या नहीं रखा, क्योंकि आजकल जो सियासी महाज़ाराई के अंदर कौम की जो फतूहात हैं, जो हमारी अफवाज की फतूहात हैं, उनको भी कहीं नजर ही लग गई। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि भारत ने इसको खूब याद रखा और भारत के जितने भी पड़ोसी हैं उन्होंने भी याद रखा। उनको पता है कि पाकिस्तान ने क्या सबक सिखाया। अब ये देखने की बात है कि इसके वजूहात क्या थी और क्यों ऐसा कर हुआ। पहली बात यह है कि जब 26 फरवरी को उनके जहाज आए और उन्होंने एक कवे शवे मार मूर के वो यहाँ से चले गए तो उसके बाद अगले दिन जो है आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि कवे शवे मारकर यहाँ से चले गए, तो वहां जाके पता नहीं क्या अपने मीडिया को बताते रहे, झूठा चूरन बेचते रहे। नहीं, वो तो फिर बाद में अब उनकी बात को खुद क्लियर हो गया ना। उनके तो अब फॉर्मर जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो उनके जर्नल्स हैं, और फिर इसके ऊपर जो उनकी कमेटी हुई। अब अभिनंदन को भी जो है वो बुनियादी तौर पर जिस तरीके से मेरे ख्याल में उन्होंने अवार्ड दिया, वो तो सिर्फ अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, वरना किया क्या था। देखिए, एक पायलट और बाद में इसको ग्राउंड भी कर दिया था। तुम दोबारा जहाज नहीं उड़ाओगे अब्दुल्ला साहब? मैं सिर्फ मोदी से पूछना चाहता हूँ, आपकी टीवी की वसातत से, आप वैसे भी इंडिया में बहुत मकबूल हैं, आपके ऊपर रोजाना आए दिन काले जादू वो करते बैठ के, क्योंकि आप जो है वो उनकी खूब क्लास लेती हैं, बहुत अच्छा जवाब देती रहती हूँ जी। जी, मैं वो गुजारिश। अब मसला यहाँ ये है कि ये मोदी को सिर्फ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक पायलट जिसने जहाज जो है वो दुश्मन के इलाके में लेके गया हो, उसके बाद उसका जहाज जो है वो मार गिराया हो, उसके बाद जो है वो फैंटास्टिक टी करके जो है वो वहां से आ रहा हो, आपने उसको अवार्ड किसके लिए दिया? ये सिर्फ मोदी जी ये अगर बता दें, अगर ये बेहयाई का अवार्ड है तो बेहयाई का अवार्ड आप जरूर दें, लेकिन अगर ये किसी आपने जो है बहादुरी का अवार्ड दिया है तो फिर आपके ऊपर भी लानत है और आपकी
सरकार के ऊपर भी कि जिसको आपको ये जरा ख्याल नहीं आया, शर्म नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ अभी ऑपरेशन के ऊपर बात करें कि वो क्यों जरूरी था। पाकिस्तान अच्छा, वहाँ जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले जरा अब्दुल्ला साहब, बाद में फिर ये खबर भी आई थी कि बाद में इसको ग्राउंड भी कर दिया था कि तुम जहाज नहीं उड़ाओगे, यानी अंदर से औकात पता थी अभिनंदन की कि जाता है तो गिरता है और जहाज भी गिरा देता है अपना जी। जहाज। वो अभिनंदन से अभिनंदन हो गया था ना, क्योंकि वो तो सबके सामने ही पता चल गया था। लेकिन मसला यहाँ ये है कि इस ऑपरेशन की जो इसीलिए इसको कहा स्विफ्ट रिटॉर्ट, इसका इतनी जिसको कहते हैं सुबक रफ्तारी से और इतने इसको खूबसूरती से सरअंजाम दिया गया। असल में हुआ ये था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए जैमिंग कर देते हैं। अब दुश्मन के जहाज को वो बता रहे थे अभिनंदन को कि तुम पाकिस्तान में घुस रहे हो, मत जाओ आगे। लेकिन अभिनंदन जो था वो जोश के अंदर जो है आगे घुसता रहा और वो पाकिस्तान की तरफ से जो हमने कम्युनिकेशन जैमिंग थी वो इतनी जबरदस्त की कि उसको पता नहीं चला और जो अभिनंदन बोल रहा था वो उन तक नहीं जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो अंदर घुस गया पाकिस्तान के। और ये पायलट की नालायकी है, क्योंकि बहरहाल रेडार उसके अपने पास भी तो लगा हुआ था ना, वो नहीं देख रहा था। इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान ने फिर वो जहाज मार गिराया और उसके साथ जो SU जहाज था दूसरा वो मार गिराया, उसके ऊपर अभिनंदन तो पकड़ा गया, पाकिस्तानी फौज ने उसको बचाया। एक इनका जनरल आया था चाय पीने की ख्वाहिश के अंदर, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और कहता था कि मैंने जो है वो चाय पीनी है जिमखाना लाहौर के अंदर शाम की। वो जाते हुए अपनी 4 स्टार की जीप छोड़ के चला गया। वो आज भी आर्मी म्यूजियम एबटाबाद में मौजूद है। और फिर दूसरा चाय पीने के शौक में आया तो उसकी कीमत क्यों, इन्हें इतनी चाय क्यों पसंद है हमारी? ये हमेशा हमारी चाय की तरफ क्यों आना चाहते हैं, फिर अपनी दुर्गत बनाते हैं और भागते हैं? तो आते रहे ना जी। देखिए, चाय के बदले में 4 स्टार चीफ की जीप मिल जाए और चाय के बदले में MiG-21 मिल जाए तो प्लीज आप कीप सेंडिंग पीपल, हम उनको जो है चाय पिलाते रहेंगे। लेकिन उसकी कीमत आप क्या अदा करेंगे? चलिए, आपकी इजाजत से ठीक है अब्दुल्ला भाई, आपकी इजाजत से मैं ब्रिगेडियर राशिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी सुना, तो ब्रिगेडियर साहब क्यों हमारी चाय इनको इतनी पसंद है? 1965 से ये जिमखाना में चाय पीने के ख्वाब देखते थे जो उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सके। और ये अब हमने देखा कि 2019 में ये जो अभिनंदन को भेजा, फिर उसको जज्बा खैर सगाली के तहत हमने वापस भेजा, चाय पिला के भेजा, वहाँ जाके उसको मेडल दे दिए गए। फिर बाद में खबर ये आई कि वो जहाज़ भी नहीं उड़ा सकता, लेकिन दुनिया को धमकाने के लिए इसको मेडल पहना दिए गए। फिर क्यों इतने ड्रामे करता है इंडिया? क्या मतलब, क्या इनको क्या कॉम्प्लेक्स है? एहसास से कमतरी में मुब्तला है ये? देखें, वो 27 फरवरी 2019 तो भारत की हजीमत का एक इस्तियारा बन चुका है। और जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा का जो इंसिडेंट था जहाँ पे एक कश्मीरी नौजवान ने अपनी हमला किया उनकी जीप पे और उसका मलबा पाकिस्तान पे एक इलेक्शन ईयर में गिरा के उन्होंने बालाकोट का हमला किया। अब वो हमला देखें, एक दुनिया को क्या मैसेज दिया भारत ने कि ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और जिससे कुछ भी रवा नहीं रखा जा सकता और वो कोई स्टेप भी ले सकता है। और अब आप देखें कि 12 मिराजेस का लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फिर सेटल्ड एरिया में जाके अटैक करना और उनके प्रोफेशनलिज्म की ये कंप्लीट नाकामी थी, क्योंकि वो 12 मिराजेस लेके आए थे, उसमें से 6 जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जिनके पास वो बॉम्ब्स थे वो तो क्लाउड कवर की वजह से ऑपरेट नहीं हो सके तो वो अबॉर्ट कर गए। जो 6 बाकी थे उन्होंने स्पाइस नाम का वो मिसाइल इस्तेमाल किया और स्पाइस तो मिसाला है और लगता है मिसाला कम था क्योंकि वो गिरे जाके किसी पहाड़ी पे और जब्बा करीब एक सेमिनारी थी मदरसा जिसका टारगेट था, तो खुशकिस्मती से वो डैमेज नहीं हुआ, ना जानी नुकसान हुआ कुछ। बट इम्पोर्टेंट मैसेज वाज कि इस तरह के एनवायरनमेंट में हम उसको रिस्पॉन्ड किए बगैर रह नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान का विदिन 30 आवर्स आया, माइंड यू कि 30 घंटे में वो रिस्पॉन्स आना। और वो ऐसा रिस्पॉन्स था जब सुबह पूरी रात स्टेट ऑफ रेडीनेस जो उनका कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे वो रिलैक्स हो गए सुबह 9:20 के करीब। तो पाकिस्तान के जो पैकेज था अटैक, कमाल महारत से उसने पूंछ राजौड़ी पे जाके हमला किया और उनके जो ब्रिगेड कमांडर का वो जो दरवाजा था उसके कमांड पोस्ट का वो भी उनकी जद में था।
मगर उसको बचा के प्रोपोर्शनेट मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, दुनिया को मैसेज ये दिया कि हम एस्केलेटरी वायलेंस की तरफ जाना नहीं चाहते। और वही वो हमला हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के जो जहाज थे उन्होंने नहीं किया, स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया। मेराजेस के वो H4 होते हैं जिसको वो डेटा गाइडेंस से उधर अपने टारगेट पे पहुंचाते हैं, और उसके बाद JF-17 यानी हमने उनको बताया कि मुंह तोड़ जवाब होता क्या है। जी, और उसका हुआ ये जो उसके कंफ्यूजन में, अब देखें कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल फेलियर कि उनके जो रेडार कंट्रोलर्स थे उन्होंने जब इस स्वाम देखा तो वो उनके रेडार स्कोप कंफ्यूज हो गए, और रेडार ग्राउंड से उन्होंने जब अपने जहाज़ों को जो 2 Su-30 थे जो श्रीनगर से ऑपरेट कर रहे थे, 2 JF-17 थे जो अवंतीपुरा में कैप पे थे, ठीक है, तो उनको जब ऑर्डर मिला तो Su-30 को हमारे एक F-16 ने एंगेज किया, और वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज उसमें उसको इम्पैक्ट हिट नहीं हुआ, प्रॉक्सिमिटी हिट हुआ और वो भाग गए। ठीक है, उस भागने में एक सरासीमगी सी उनमें हो गई, और फिर उन्होंने जो जब मेराजेस भी उनके भाग गए तो MiG-21 बाइसन, अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो एक खातून जिसका आवाज़ आपने भी सुनी होगी कि नंदू गो कोल्ड फ्लाई कोल्ड, दैट मीन्स कि वापस आओ, आगे तुम्हारे लिए बहुत दुश्वारी है, क्योंकि वो देख रही थी ग्राउंड से। मगर ये कोई इतना फूल हार्डी पायलट था कि इसने अपना आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोर रेडार वो बंद किया हुआ, ठीक है, वो वर्चुअली ब्लाइंड वाज फ्लाइंग इनटू पाकिस्तान टेरिटरी, और उसको फिर हमारे AM-120 साइड माइंडर वो F-16 ने एंगेज किया बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसको तबाह किया, और बाकी इट इज हिस्ट्री, इंटायर वर्ल्ड। चलिए अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब्दुल्ला साहब, भारत हमेशा प्रोपोगेंडा करता रहा है, जैसा कि F-16 गिराने का प्रोपोगेंडा भारत ने किया, बड़ी कोशिश की बताने की कि शायद F-16 गिराए थे, पार्ट्स दिखाए, जिससे उनके अपने एविएशन एक्सपर्ट ने, आपको याद होगा, मना कर दिया, बताया कि भाई ये F-16 का पार्ट नहीं है, ये MiG-21 है, ये आपका अपना तैयार है जो कि गिरा है। ये प्रोपेगेंडा बंद किया जब अमेरिका भी इस बात की क्लियरली तरदीद कर चुका है कि वो F-16 नहीं था, वो MiG-21 ही था जो भारत का अपना तैयारा तबाह हुआ था। तो भारत इतनी हजीमत के बावजूद बाज भी नहीं आता, अपना तमस्खुर उड़वाता है, क्या इनको खुशी होती है, वे क्या चाहते हैं ये? हाँ, नहीं, खुशी तो बहुत होती है उनको तमस्खर उड़वाने में। वो असल में फिल्मों में बॉलीवुड के अंदर जो है ना, वो एक उनका जो बंदा है ना, वो पूरा पाकिस्तान उड़ा के चला जाता है, लेकिन हकीकत के अंदर जो है पूरा पाकिस्तान का एक आदमी जो है ना उनको नथ डाल के रख देता है। ये हकीकत। दूसरी बात जो है वो आपने मैकडॉनल्ड डगलस जो है, जो कि F-16 का जो मैन्युफैक्चरर है, ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई F-16 क्रैश करता है तो उसकी वो टीम भेजते हैं, और जब वो मैकडॉनल्ड डगलस ने ये क्लेम किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर उनके मुंह पे जो है जूता पड़ गया। दूसरी बात है कि उसके बाद उन्होंने वो जो विंग कमांडर था, जिसको एक और उनका जो MiG-21 जहाज था, जिसको उन्होंने अंदर गिरा दिया, और वो उनका रॉकेट लगा था जो अपना ही मिसाइल फायर हुआ था, और उसकी बुनियाद पे अभी उनके विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर का कोर्ट मार्शल हुआ, और उसने ये बोला कि मैंने ग्राउंड से जो है वो मिसाइल जो है वो ये समझ के फेंका कि ये पाकिस्तान का जहाज है, जबकि जो है आइडेंटिफिकेशन मौजूद होती है, और उसके बावजूद उन्होंने फेंक दिया। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म का आलम है। तीसरी तरफ जो है वो आप अगर हमारे उसको देखें, पहली बात यह है कि इसके जरा बैकग्राउंड में चले जाएं तो 26 तारीख को अजीत डोवल से मिले थे, उस टाइम पे पीटीआई के एक रुकन थे कौमी असेंबली राजेश कुमार साहब, और सुषमा स्वराज से भी मिले थे वो। अब मसला यह है कि वो राजेश कुमार वहां कुंभ का मेला देखने गए थे। चले, सुषमा स्वराज से तो मिलना समझ आता है कि जी पाकिस्तान के एक एमएनए आए हैं, लेकिन जो अजीत डोवल से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, उससे क्यों मिले थे? मैं आज ये समझता हूं कि उनसे तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद ये 26 का वाकया पेश हुआ, और 27 को जो फिर पाकिस्तान ने ऐसा वाकया किया कि वो वाकया उनकी किताबों में जो है वो लिखा जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। इसके ऊपर खिफ्त मिटाने के लिए मुतअद्दिद वो फिल्में बना चुके हैं, लेकिन हकीकत जो है वो छुप नहीं सकती कभी भी। और यही पाकिस्तान की एयरफोर्स की सलाहियत है। खैर सगाली का जज्बा हमने जरूर दिखाया। वैसे अब्दुल्ला साहब, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, अहम है डॉक्टर फिजा, उसको जरूर समझने की जरूरत है
खैर सगाली का जज्बा जो हमने दिखाया, वो पहली बात यह है कि ये एक्ट ऑफ वॉर था। जब हमारी टेरिटरी के अंदर आप आ गए तो आपने इंटरनेशनल टेरिटरी की वायलेशन की। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम जो थे, उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब हम तो इसको अगर वापस नहीं भेजेंगे तो जनीवा कन्वेंशन का इतलाक हो जाएगा। जनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर जो था वो 1964 में लागू हुआ था। उस लिहाज से पाकिस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान के जो वाकया हुआ और उसके अंदर हमारे 38,000 सोल्जर्स जो थे उनको जो है प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, तो क्या उसके ऊपर इतलाक नहीं होता था? इसका मतलब है कि भारत को बिल्कुल क्लियर चिट दे दी गई। मैं आपको ये बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ। और भारत को ऐसे क्लियर चिट दे दी गई क्योंकि पुलवामा के अंदर ज्वाइंट इंक्वायरी कही गई थी। ज्वाइंट इंक्वायरी के अंदर पाकिस्तान को शामिल करना था, वो तो शामिल किया नहीं। सिंगल हैंडेडली उन्होंने हमला किया, जो कि एक्ट ऑफ वॉर जो है वो डिक्लेयर हुआ। जब एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर होता है तो फिर प्रिजनर ऑफ वॉर तब होता है जब वो एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो जाए। हमने इससे पहले कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे मांगते, हमने जल्दी उनको भगा दिया। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अलमिया है जो हमें पॉइंट आ गया। ठीक है, पर गौर करना चाहिए। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, ये क्या बात है कि जब भी भारत में इंतखाबात करीब आते हैं, इलेक्शन सर पर होते हैं, तो खासतौर पर अगर मैं बीजेपी की बात करूं, नरेंद्र मोदी की, जो कि इस बार भी भारत का वज़ीर आज़म बनने का बड़ा उम्मीदवार है, बड़ा पुरएतमाद है, तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ जज्बात भड़काने की कोशिश करता है। मोदी का शेवा राय आप ये कह लें कि जी मीडिया भी साथ साथ मोदी का गोदी मीडिया कहा जाता है, जो मोदी कहता है वो उनका मीडिया करता है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देता है, इस किस्म के ड्रामे करना शुरू कर देता है, एडवेंचर्स करना शुरू कर देता है। मुझे उनकी वोटर की भी सेंस समझ नहीं आई कि उनकी क्या साइकी है ब्रिगेडियर साहब, उनकी क्या नफ्सियात है कि जितना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है उतना उसका वोट बैंक मजबूत तस्वुर होता है। ये क्या वजह है? जी, ये वजह यही है कि दुनिया में जो ये राइट विंग पॉपुलिज्म की एक लहर आई हुई है, और हमने देखा हंगरी के विक्टर ऑर्बन, बोल्सोनारो ब्राज़ील में, और यहाँ भी आपने मोदी को आपने देखा, अमेरिका में ट्रंप को देख रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो एक विप अप करते हैं फ्रेंजी, एक नेशनलिस्टिक फर्वर कह लें या उसको कोई आप ईजान कह लें, जो मजहबी भी हो सकता है। हिंदुत्व के केस में ये एक मजहबी नेशनलिज्म का रुझान है। तो ये लोगों के जज्बात बरांगेख्ता करके उनको अपना वोटर जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इनके अगेंस्ट जो दूसरी अलायंसेस हैं जो INDIA के नाम से है, वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। बट अभी जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो उनको भी ट्रैक्शन मिल रही है। खबरें यही हैं कि उत्तराखंड में और यूपी में स्ट्रेंथ है, और ये वजह होती है कि वो ये अब हमने देखा कि राम मंदिर का उसने एक पेपर किया। अब राम मंदिर के ड्रामे से अगर काम नहीं चलेगा तो अब वो देखेंगे कि कोई ऐसा और इंसिडेंट हो जाए इलेक्शन के करीब जिससे उनके परों में एक और हवा भर जाए। ये जो क्वाडकॉप्टर की बाकियात भी तो मिली ना बॉर्डर से, इस पे भी जरा कमेंट कर दें। ये लातों का भूत है, भारत बातों से नहीं मानता, ये बाज नहीं आता, नालायक पड़ोसी है, शदीद निकम्मा पड़ोसी है, नहीं बाज आता फजूल हरकतें करने से। मैं ये सवाल है कि अब्दुल्ला भाई आपकी तरफ आऊंगी जी, पहले राशिद साहब आप इसका जवाब दें। क्वाडकॉप्टर तो एक वो है, आप उसको अनमैन्ड सर्वेलेंस डिवाइस कह लें। ये जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में ब्रिगेड कमांड कर रहा था तो ऐसी चीजें वहाँ आती रहती थी। तो वो क्यों आती रहती थी? वजह क्या है? मतलब बाज नहीं आता ये भारत? इंटेंट इज मैलिशियस, वो क्रॉस करते हैं और इस ताक में होते हैं कि कोई किसी किस्म की वल्नरेबिलिटी मिले उसको एक्सप्लॉइट करें। और अब ये सेंसिटिव मौका है, इलेक्शंस करीब हैं, हो सकता है वो। चलिए आखिरी 1 मिनट है, मैं अब्दुल्ला साहब आपका भी इस पे कमेंट चाहूंगी जी, इस पे आपका कमेंट और अपना लास्ट कमेंट भी आप ऐड कर दीजिए। नहीं, सीधी सी बात है, भारत की एक चाणक्य पॉलिसी है और उसका मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है और जो आपके पड़ोसी का पड़ोसी है वो आपका दोस्त है। आप देख लें, यही नेपाल के अंदर देख लें, यही चीन के साथ देख लें, यही पाकिस्तान के साथ देख लें, यही आप श्रीलंका में देख लें, यानी कि जो मुल्क भूटान देख लें, हर जगह भारत। वैसे अब्दुल्ला साहब आपको याद है चीन ने भी अच्छी दुर्गत बनाई थी भारत की? चीन ने तो डंडे मार मार के फिस्ट फाइटिंग के साथ उनके जो है वो 60 से ज्यादा लोगों को जहन्नम वाक़ई किया था।
आपने तो हलाक का कहा। और कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बतौर दहशतगर्द डिस्कस हुए थे, आपको याद होगा। ये अब अमेरिका से भी इनकी गवाहियां आना शुरू की, दहशतगर्द लोग हैं ये, किस तरह खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, उनके मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं ये। तो मेरे ख्याल से वो वक्त करीब है कि पूरी दुनिया इसको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर देगी भारत को। आपको वक्त नजर आता है करीब? उनको बिल्कुल देखें, सैफरॉन टेररिज्म का नाम खुद CIA ने दिया हुआ है, RSS को जो है सैफरॉन टेररिस्ट कहते हैं। हाँ। और अभी जो भारत की दहशतगर्दी जो आपने कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने बताई, वहाँ कतर के अंदर जो है, यानी जल्द हम देखेंगे कि भारत को दहशतगर्द रियासत दिया जाएगा दुनिया की जानिब से, और वो वक्त दूर नहीं है, बड़ा करीब नजर आता है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।